हेलो, नमस्कार और गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। जी हाँ, इसमें हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता क्या है? व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी या उपयोगिता की हम बात करें तो किसी भी वस्तु में व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का जो गुण है वो उसकी उपयोगिता है। अब किसी भी वस्तु का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी कुछ अपनी उपयोगिता है। इस कारण तो हम इसकी बात करते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग, जो इस शब्द का प्रयोग बेंथम ने किया था, उपयोगिता और संतुष्टि। किसी वस्तु में निहित तुष्टि गुण को, तुष्टि मतलब व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का जो गुण है वो उस वस्तु की उपयोगिता है। इसके अतिरिक्त उपयोगिता को किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। किसी वस्तु के उपयोग करने से जो आपको संतुष्टि मिल रही है वो उसकी उपयोगिता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक ही वस्तु का उपयोग करने से मुझे अलग उपयोगिता मिल रही हो, आपको अलग मिल रही हो। ठीक है। उपयोगिता से तात्पर्य प्रत्याशित संतुष्टि से, वास्तविक से नहीं। हम क्या प्रत्याशित कर रहे हैं कि मुझे इसको पर्टिकुलर एक पेन है, या सपोज हम एग्जांपल है एक बनाना है, उसको खाने से मैं ये सपोज़ कर रही हूँ कि मुझे इससे कितनी संतुष्टि मिलेगी। अब आप फॉर एग्जांपल हम देखें, एक ए और बी दो पर्सन है। ए पर्सन है जो कल से भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया, उसके लिए एक बनाना से मिलने वाली संतुष्टि बहुत ज़्यादा होगी। और एक पर्सन है जो भी खा के बैठा है, सुबह उसने खाना खाया है, जस्ट आपने उसके लिए बनाना ऑफर किया, तो उसके लिए उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होगी। तो इट्स क्लियर कि उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। उपयोगिता से तात्पर्य कदापि ये नहीं कि वस्तु उपयोगी अथवा लाभदायक हो। मतलब हम ये मेंशन या क्लेरिफाई नहीं कर रहे हैं कि इट इज़ ये लाभदायक है, या जैसे किसी को वाइन पीने से, शराब पीने से भी उपयोगिता मिलती है जबकि वो लाभदायक नहीं है। तंबाकू खाने से भी उपयोगिता मिल रही है, उसको कुछ संतुष्टि हो रही है, लेकिन वो लाभदायक नहीं है। तो हम इसके आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। उपयोगिता से तात्पर्य कदापि ये भी नहीं कि वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को आनंद की अनुभूति हो। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी else you can understand। अर्थशास्त्र में विवेकशील उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। हम जो अध्ययन करते हैं हम बोलते हैं कि कंज्यूमर शुड बी रैशनल। अब हम बात करते हैं, बार बार ये टर्म यूज़ होगी। हम जब भी हर जगह आप देखोगे, कोई भी थ्योरी पढ़ोगे, कोई भी सिद्धांत पढ़ोगे, उसमें विवेकशील उपभोक्ता, विवेकशील फर्म, विवेकशील विक्रेता, इस सारी ये टर्म बार बार आएगी। तो इसका मतलब समझते हैं कि विवेकशील उपभोक्ता का क्या मतलब है। कुल उपयोगिता को, विवेकशील उपभोक्ता वह है जो अपनी कुल उपयोगिता को, टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है। उसे अपनी आय के स्रोतों की पूरी जानकारी है, उसे उपलब्ध विकल्पों की पूरी जानकारी है, जो विकल्प के मूल्यांकन में सक्षम हो। वह अपनी संपूर्ण आय इन विकल्पों पर व्यय करता है, अर्थात वह न तो बचत करता है न उधार। अब हम रैशनल कंज्यूमर किसे कह रहे हैं? जिसको मार्केट की पूरी सिचुएशन के बारे में पता है, उसको पता है कि मेरी आय कितनी है, उसको पता है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है, और मैं अपनी आय में किस तरह से अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ, डिवाइड करते हुए। और मार्केट में जो वस्तु का क्या कीमत स्तर है और वस्तु की कितनी उपयोगिता है, उसके आधार पर वो उनकी कीमत निर्धारण को समझ सकता है। कहने का मतलब, आप मार्केट जा रहे हो, एक दो शॉप है, आपने एक से सपोज हम सब्जी मंडी का एग्जांपल लेते हैं। अब कोई एक उपभोक्ता है जो गया, तुरंत एक शॉप पे गया और वहाँ से 10 रुपये पाव भिंडी मिल रही थी, उसने ले लिया। एक जो दूसरा उपभोक्ता है, उसने 2-3 आसपास के दुकानों पे पूछा कि प्राइस क्या है, तो उसको पता चला एक 10 रुपये दे रहा था, एक 8 रुपये पाव दे रहा था, एक हो सकता है थोड़ा और करेगा 15 रुपये की आधा किलो भी उसको मिल जाए। तो सेकंड वन इज़ द रैशनल। उसने पूरा अपना देख के, मार्केट की प्राइस पता करके, उसने अपनी कुल उपयोगिता को मैक्सिमम करने की कोशिश की। ठीक है। इसी तरह से रैशनल डिसीजन लेने चाहिए, इट शुड बी। और उसी एक आदर्श, जरूरी नहीं है ऐसा हो ही, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम ये मान कर चलते हैं कि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, वो क्या है? विवेकशील प्राणी है। अपने लाभ और हानि का उसे ज्ञान है, उस आधार पर वो निर्णय लेता है।
अंत में संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि विवेकशील उपभोक्ता दिए गए बजट प्रतिबंधों के आधार पर कुल उपयोगिता को निर्धारित करना चाहता है। मान लो आप 100 रुपये लेके गए हो मार्केट में, तो उस 100 रुपये में आप मैक्सिमम आपको सब्जी भी लेनी है, आपको चाय भी लेनी है, आपको चीनी भी लेनी है, आपको दूध भी लेना है। तो मैक्सिमम यूटिलिटी ऐसा तो नहीं है आप 100 ही रुपये का दूध लेके आ जाए घर पे। तो आप अपनी यूटिलिटी को देखते हुए उसी बजट में अपनी यूटिलिटी को, अपनी उपयोगिता को मैक्सिमम कर रहे हो, तो यू आर रैशनल, यू आर विवेकशील। उपयोगिता की माप। अब हम इस उपयोगिता के बारे में पढ़ लिया, विवेकशील उपभोक्ता के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस उपयोगिता की कैसे मापा जाए, हम कैसे पता करें कि किसी वस्तु से हमें इतनी उपयोगिता मिल रही है, उसके अनुसार हमें इसकी इतनी प्राइस देनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अर्थशास्त्र में 2 सिद्धांत दिए हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हम सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक के नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें, ये अर्थशास्त्र ने माना है कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं। ये अवधारणा 19वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों हरमन हेनरिच गोसेन 1857, ब्रिटेन के विलियम स्टैनले जेबन्स, फ्रांस के लियो वोल्रा 1874, अल्फ्रेड मार्शल ने दी। इन अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि उपयोगिता को उसी प्रकार से मापा जा सकता है जैसे हम लंबाई को, वजन को मापते हैं। ठीक है, उपयोगिता को उसी अनुसार माप सकते हैं कि भाई इससे मुझे 10 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिलती है, इससे मुझे 100 रुपये के बराबर मिल रही है। जैसे मापते हैं कि भाई मेरा वजन 54 kg है या 55 kg, इस तरह से। वालरा के अनुसार उपयोगिता को एक काल्पनिक इकाई यूटिल्स में मापा जा सकता है। वालरा ने बोला कि काल्पनिक इकाई, जैसे हम लीटर में मापते हैं, किसी भी लिक्विड को लीटर में मापते हैं, मापक है। और किसी वजन को भी हम किसी को तो केजी में मापते हैं। इसी तरह उपयोगिता के लिए उन्होंने एक काल्पनिक इकाई जिसका नाम दिया उन्होंने यूटिल्स, 1 यूटिल्स 2 यूटिल्स, इस तरह से यूटिल्स में मापा जा सकता है। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को, मार्शल ने क्या बोला, हम उपयोगिता को मुद्रा में ही माप सकते हैं, मुद्रा में मापा जा सकता है कि मुझे। फिशर के अनुसार उपयोगिता को 1 टाइम में मापा जा सकता है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो मुद्रा देने को तैयार होता है वही उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। जो मोस्ट पॉपुलर रहा है वो मार्शल का सिद्धांत ही रहा है, मुद्रा, बिकॉज ये ज़्यादा इजी था कि मुद्रा के माध्यम से हम माप सकते हैं। लेकिन मुद्रा से कैसे, तो इसका मार्शल ने बताया कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के लिए, वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो मुद्रा देने को तैयार है, मतलब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या कितनी मुद्रा देने के लिए तैयार है वही उसकी उपयोगिता बता रही है। मार्केट में सपोज आप जाओ, एक ड्रेस है जो आप दोनों फ्रेंड साथ में गए, आपकी फ्रेंड को भी पसंद आई और आपको भी पसंद आई। अब आपकी फ्रेंड उसके लिए 500 देने के लिए तैयार है और आप उसके लिए 400 देने के लिए भी तैयार नहीं। इट मीन्स क्या हुआ, आपकी फ्रेंड के लिए उस ड्रेस की उपयोगिता 500 के इक्वल है, बिकॉज इट इज़ यूजफुल फॉर हर। आपके लिए उससे हो सकता है आपके पास वैसी पहले से कोई ड्रेस हो सकता है पहले आपने उसको पहन ली हो, तो आपके लिए उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है, लेकिन आपकी फ्रेंड के लिए उस ड्रेस की उपयोगिता 500 के इक्वल है। तो जितनी मुद्रा आप उसको देने के लिए, यदि वो 500 नहीं देगी, यदि वो 500 तो 400 में आप ले लोगे, वो वंचित रह जाएगी उससे, वो ड्रेस उसको नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है, सब आई होप इस लाइन का मतलब आप समझ के होंगे क्यों मार्शल ने ये कहा है कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो मुद्रा देने को तैयार होता है वही उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, सॉरी। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता क्या क्या है। एक मान्यता के बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है, उपभोक्ता क्या है, विवेकशील है। आप हैं कि नहीं सोच लीजिएगा। उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता को मापा जा सकता है, अभी हमने देखा, मार्शल ने कहा, वोल्रा ने कहा। ठीक है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, इट इज़ कांस्टेंट। अब हम यहाँ बात करते हैं, एक नया टर्म आया है, सीमांत उपयोगिता। ये क्या है, सीमांत मतलब सीमा का अंत, समझ में आ रहा है। तो हम बात करते हैं यूटिलिटी, पहले हम देखेंगे उपयोगिता। उपयोगिता के साथ एक विशेषण जुड़ा है, सीमांत। अब हम इसकी बात करेंगे। जैसे जैसे आप किसी, वैसे सीमांत का मतलब अर्थशास्त्र में आप देखोगे परिवर्तन से, टोटल में जो भी परिवर्तन होता है वो सीमांत है, मार्जिनल है। कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन किसके कारण, एक अतिरिक्त इकाई
में परिवर्तन के कारण। अब यहाँ उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से उपभोक्ता को या उपभोक्ता की कुल उपयोगिता में जो अंतर है वो उसकी सीमांत उपयोगिता है। कहने का मतलब, या इसको दूसरे तरीके से हम देखें तो एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता है, उसको स्थिर माना है। तो मुद्रा की, यहाँ बोला है मुद्रा क्या है, मुद्रा की एक इकाई। यहाँ पर आके इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है, हम देखेंगे जो कार्डिनल जो नेक्स्ट अप्रोच है उसमें अपन देखेंगे कि इसकी किस तरह से आलोचना हुई कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है, लेकिन ये प्रत्येक उपभोक्ता की भिन्न भिन्न हो सकती है। मुद्रा की एक अतिरिक्त इकाई से, सपोज पहले किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, अब उसके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आ गए, तो भी उसकी अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर ही है। कहने का मतलब ये है, पहले आपके पास पापा ने आपको 500 रुपये दिए, पहले हर महीने आपको 500 रुपये देते थे, अब आपके 600 रुपये कर दिए, तो भी आपकी उपयोगिता में कोई अंतर नहीं हुआ। 700 रुपये दे दिए, 800 रुपये दे दिए, पहले आपको नहीं दे रहे थे, मतलब धीरे धीरे बढ़ाते गए। तो कहने का मतलब है कि आपकी उपयोगिता स्थिर है, बल्कि अगले में हम देखेंगे कि जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होता जाता है उसके लिए पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहती। अब अंबानी के लिए आप बात करोगे, उसके लिए 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू है, लेकिन एक आम पब्लिक, हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी कीमत है। तो उसकी सीमांत उपयोगिता को हम स्थिर कैसे मान सकते हैं? इट कैन नॉट बी द स्टेबल, बट यहाँ अजम्पशन है, हम इसको मान के चल रहे हैं कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंदर क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को मार्शल ने क्या माना है, स्थिर माना है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। दूसरा है हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, या हम इसमें हाँ सीमांत उपयोगिता है, वहाँ हमने बात करी थी मुद्रा की। यहाँ वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता की बात हो रही है। वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है, एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो क्या है, धीरे धीरे घटती जाती है। आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम है कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेगा, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी, कम होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ ये लागू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल ले, आपको बहुत भूख लगी थी, ठीक है, मम्मी ने सबसे पहले एक गरम गरम रोटी बना के आपको दी, तो उससे जो उपयोगिता मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद मम्मी ने एक रोटी और बना के आपको दी, उससे मिलने वाली थोड़ी उपयोगिता कम होगी, मतलब आपको नहीं भी खाओ तो नहीं। उसके बाद तीसरी दी, उससे और कम उपयोगिता मिलेगी। ठीक है, मतलब पेट भर चुका आपका। उसके बाद चौथी मम्मी देगी तो आप बोलोगे नहीं 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 मम्मी थोड़ी जिद करेगी तो आप वो खा लो। फिर पाँचवीं यदि देने लगी तो आप बोलोगे नहीं मम्मी बस मुझे, आपको उल्टी हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे उसकी उपयोगिता आपके लिए कम होती जा रही है। और यदि कम हो गई, 0 के बाद यदि आपने और यूज़ की ओवर, तो क्या होगी, हो सकता है आपको उल्टी हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए। मतलब उसकी उपयोगिता आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है। इसको बहुत डिटेल में आगे हम अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। कुल उपयोगिता क्या है, विभिन्न वस्तु की मात्रा। आपने हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, हम वस्तुओं का किस प्रकार कितनी वस्तु का यूज़ कर रहे हैं और उससे हमें क्या उपयोगिता मिल रही है। सारी वस्तु को एक साथ जोड़ ले, उससे मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ ले तो हमारी कुल उपयोगिता होगी। ठीक है, या बिल्कुल एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली जितनी भी इकाइयाँ हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता वो हमारी कुल उपयोगिता होगी। ठीक है, उपयोगिता, अगली हमारी जो मान्यता है वो है उपयोगिता स्वतंत्र है। ये बहुत बड़ी अजम्पशन है इसकी, मार्शल की। क्यों है, हम आगे और देखेंगे। इसमें उपयोगिता को स्वतंत्र माना है, अर्थात उसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है जिसका उपभोक्ता उपभोग करता है। यहाँ पर ये मानकर मार्शल ने एक बहुत बड़ी गलती करी है। क्या माने, क्योंकि यदि हम उपयोगिता को स्वतंत्र मान रहे हैं, कहने का मतलब है एक वस्तु की उपयोगिता सिर्फ उसी पे, एब्सोल्यूट टर्म में उसी पे निर्भर कर रही है। लेकिन हम देखें तो ऐसा नहीं है। हम पूरक वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं देखते हैं, जैसे गाड़ी और पेट्रोल। ठीक है, गाड़ी की डिमांड बढ़ रही है
तो पेट्रोल भी, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। मतलब गाड़ी की यदि उपयोगिता बढ़ रही है तो पेट्रोल की ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और इसी तरह से जैसे चाय और कॉफ़ी की बात करें, यदि चाय की प्राइसेस यदि मार्केट में बढ़ने लगती है तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को स्विच कर लेंगे। कॉफ़ी की बढ़ने लगी तो चाय पे स्विच कर लेंगे। तो इनकी उपयोगिता दोनों की क्या है, स्वतंत्र नहीं होती है, ठीक है, वस्तु की। लेकिन क्या मान्यता है, या मानना पड़ेगा, ये हम इसके लिमिटेशन में लिख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ क्या मान्य है मार्शल ने कि उपयोगिताएं स्वतंत्र है। मैंने इसका मीनिंग बताया कि स्वतंत्र होने का क्या मतलब है, ठीक है। अगला है उपयोगिता योगात्मक है। कुल उपयोगिता वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं की योग होती है। मतलब कहने का, उपयोगिताओं को मापा जा सकता है। वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता की योग होती है। एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से आपने जो भी उपयोगिताएं प्राप्त करी हैं, जो यूटिलिटी आपको मिली है, उसको आप जोड़ सकते हो उसको, इसलिए इसने बोला उपयोगिता योगात्मक। देखो यहाँ लिखा है, प्रारंभ में गणनावाचक अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि उपयोगिता स्वतंत्र रूप से योगात्मक होती है, परंतु बाद में इस मान्यता को त्याग दिया। पहले उन्होंने स्वतंत्र रूप से योगात्मक होती है त्याग दिया था, पर अभी हम इसी मान्यता को चलेंगे, ये ऊपर है, ठीक है। अब अगली जो इनकी एक और मान्यता है, आत्म परीक्षण पद्धति, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। आत्म परीक्षण व्यक्ति की वह योग्यता है जिससे वह आत्म अवलोकन की सहायता से ये अनुमान लगा सकता है कि दूसरे व्यक्ति का मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अपने आत्मावलोकन से ये जानना कि हासमान सीमांतोपिकता सही है और दूसरे भी इसी प्रकार है, ये दीर्घकालीन अनुभव एवं अंतर परीक्षण करके प्राप्त होती है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, एक लाइन में बोले तो जो नियम मैं मेरे लिए सोच रही हूँ, मैं मानती हूँ कि ऐसा का ऐसा सामने वाला व्यक्ति भी सोचता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सोचा कि जैसे जैसे मुझे एक ही वस्तु का एक्स्ट्रा यूनिट का यूज़ करने से, जैसे मैंने अभी रोटी का एग्जांपल लिया कि मुझे जैसे जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा रोटी का उपभोग किया तो मेरी उससे मिलने वाली मुझे उसकी उपयोगिता कम हो रही थी। ऐसा ही मैं सपोज़ कर रही हूँ कि जो अदर पर्सन है या आप हैं, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो इसको हम बोलते हैं आत्म परीक्षण पद्धति। आत्म अवलोकन की सहायता से ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि दूसरे लोगों के ऊपर भी यही नियम लागू हो रहा है। तो ये माना है इन्होंने, आत्म परीक्षण पद्धति। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, ये सर्वप्रथम बर्नौली ने बताया था, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना, सर्वप्रथम बर्नौली, यदि थोड़ा बहुत कभी जीके में क्वेश्चन हो जाए तो सर्वप्रथम बर्नौली ने बताया था। बाद में मार्शल ने कहा कि एक वस्तु पर उपभोक्ता अपने कुल व्यय का बहुत कम अंश व्यय करता है। बाद में मार्शल ने कहा एक वस्तु पर अपने कुल व्यय का बहुत कम अंश व्यय करता है, इसलिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, ठीक है। अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहने का मतलब है कि सपोज़ एक व्यक्ति की इनकम जितनी भी है वो किसी पर्टिकुलर वस्तु को खरीद रहा है, यदि उसकी प्राइस पहले से कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो भी ये बोल रहे हैं कि उसकी जो वास्तविक आय पे जो फ़र्क पड़ेगा उसको यहाँ नकार दिया है। उसकी वास्तविक आय को, इसलिए वास्तविक आय, जैसे पर्टिकुलर एक वस्तु जो पहले 20 रुपये में मिल रही थी अब वो 10 रुपये में हो गई, तो पहले 100 रुपये में 5 ही वस्तु खरीद सकते थे, अब 100 रुपये में 10 वस्तु खरीद सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उनकी वास्तविक इनकम बढ़ गई, वास्तविक आय बढ़ गई। लेकिन नहीं, यहाँ मार्शल ने क्या कहा है, क्योंकि एक वस्तु पर व्यक्ति बहुत ही एक कुल व्यय का बहुत कम अंश उस पर व्यय कर रहा है, इसलिए ज़्यादा उसकी वास्तविक आय पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी, स्थिर रहेगी, ठीक है। सर्वप्रथम सीमांत उपयोगिता की धारणा जेमस ने दी थी। सीमांत उपयोगिता की धारणा तो दी जेमस ने, लेकिन इस तरह ये बताया था बर्नौली ने, ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मानकर मार्शल ने आय प्रभाव की अवहेलना की, जिसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। जो वास्तविक आय में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अनदेखा किया। हम आगे पढ़ेंगे कैसे हिक्स ने आय प्रभाव प्रतिस्पर्धा प्रभाव को अलग करके बताया है। उपयोगिता को स्वतंत्र मानकर मार्शल ने विभिन्न वस्तुओं के प्रतिस्थापन और पूरक संबंधों की उपेक्षा की, ये भी अपन ने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता क्या है, इनकी दोनों डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है कुल उपयोगिता, क्या है, किसी निश्चित समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है। देखो तीन चीज़ें आ रही है, किसी निश्चित समय में एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। TU इक्वल टू U1 U2 U3 U4, ये क्या है, एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ हैं, उन सबको यदि हम जोड़ लें, वैसे तो अपन एक व्यक्ति की उपयोगिता देखिए तो उसकी सारी वस्तु पे क्या मिल रही है उसकी टोटल उपयोगिता, लेकिन यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का जो मतलब है एक वस्तु का एक ही समय में, ऐसा नहीं एक मैंने कल खाया था, एक आज खा लिया और फिर बोल रहे मेरी तो उपयोगिता उतनी है, नहीं, एक ही समय में कंटिन्यूटी में आप
एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से जो आपको उपयोगिता मिल रही है उन सबको यदि आप टोटल कर ले तो आपकी क्या होगी, कुल उपयोगिता होगी। ठीक है। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के बारे में अभी हमने देखा क्या है। सीमांत या मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल जहाँ भी आए अब अर्थशास्त्र में ध्यान रखना, इट शोज द चेंज इन व्हाट, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता में परिवर्तन को बताएगा। जैसे कुल उत्पादन आ जाए और सीमांत उत्पादन आ जाए तो मतलब कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन क्या है, सीमांत उत्पादन। किसके कारण, एक अतिरिक्त इकाई के कारण, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से या एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से। यहाँ हम उपभोग की उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो उपभोग की बात करेंगे। ठीक है। किसी निश्चित समय में एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे TUN मतलब एक अंतिम इकाई माइनस TUN-1। ठीक है। टोटल यूटिलिटी में जो परिवर्तन हुआ। इसी तरह से औसत उपयोगिता की बात करते हैं। एवरेज यूटिलिटी, किसी निश्चित समय में एक वस्तु का उपभोग करने से प्राप्त कुल उपयोगिता में वस्तु की उपभोग की गई इकाइयों की संख्या का भाग देने पर औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। सपोज जैसे आपने बनाना का एग्जाम्पल लिया था वही वापस ले लेते हैं। जैसे आपने 4 बनाना खाया एक साथ, पहले से आपको जो यूटिलिटी दूसरे से तीसरे से चौथे से, अब चारों से जितनी मिली है उसको टोटल करके आप चार से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एवरेज यूटिलिटी मिल जाएगी, औसत उपयोगिता की दी थी। अब ये तालिका में हमने देखा वस्तु की मात्रा, 2 मिनट, तालिका द्वारा स्पष्टीकरण, इसमें हमने वस्तु की मात्राएं ली है, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। ठीक है। यह हमने देखा पहली इकाई, वस्तु की पहली इकाई से हमें 12 के इक्वल टोटल यूटिलिटी मिली थी। ठीक है। दूसरी इकाई से 22, तीसरी इकाई से 30, चौथी से 30, यहाँ हमने टोटल देखा है। और सीमांत उपयोगिता क्या है, हमारी एक अतिरिक्त इकाई से, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो हमने क्या बात की थी, सीमांत उपयोगिता घटेगी ना कि टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि एक के बाद दूसरी जुड़ती जाएगी। 12, अब दूसरी इकाई से 12 नहीं, सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, 10 के बराबर। तो 12 और 10 कितने हो गए, 22। इसी तरह तीसरी इकाई का उपभोग यदि हमने किया, तीसरी इकाई का उपभोग किया तो 8 के बराबर मिल रही है, क्योंकि धीरे धीरे पेट भर रहा है ना, जो उपयोगिता कम होगी। या आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अब 22 और 8 30, फिर 30 नेक्स्ट इकाई से 6 के बराबर ही मिल रही है, तो 30 और 6 कितने, 36 हो गए। ठीक है। या फिर हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल यूटिलिटी में जितना परिवर्तन होना, 30 - 20 कितने हो गए, 8, 36 - 30 6, 40 - 36 4। ठीक है। अब क्या होगा, टोटल यूटिलिटी एक सीमा तक टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। फिर जब मम्मी ने पेट भरने के बाद भी ज़बरदस्ती आपको खिला दी तो फिर क्या होगी, उल्टी होने लगेगी, तो मतलब उपयोगिता क्या होगी, नेगेटिव हो गई, तो टोटल यूटिलिटी भी गिरने लगेगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है। इसको हम ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या है, पहले तो बढ़ रही है, फिर जब मार्जिन यूटिलिटी 0 हो जाती है तो उसमें क्या है, टोटल यूटिलिटी मैक्स पे है, अधिकतम पे है। और उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है। ठीक है। आई होप ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, आगे भी काम आएगा आपके। इसको एक ग्राफ से अपन और देख सकते हैं। ये टोटल यूटिलिटी कर्व है, यहाँ हमने दिया है, यहाँ TU हमने एक तरफ वाई एक्स पे TU टोटल यूटिलिटी को लिया है, एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, कितनी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो उसको लिया है, वस्तु की इकाइयों को लिया मतलब। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ रही है, जैसे जैसे आप वस्तु की इकाइयों को उपभोग की वस्तु की इकाइयाँ बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी करो, जब मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता 0 हो रही है तो ये अधिकतम है, ये नीचे गिर रहा है, तब ये जब यह सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो गई है, नेगेटिव हो गई है, तब टोटल यूटिलिटी कम होने लगी। क्यों हो गई है, क्योंकि अब जब आपको उसे मिलने यूटिलिटी मिलने के बजाय आपकी तबीयत खराब हो गई, कहने का मतलब, तो उपयोगिता कहाँ रही, वापस हो नेगेटिव हो गई। ठीक है। यहाँ हमने एक और इसमें भी देखा है वस्तु की उपयोगिता, इस ग्राफ को आप एक साथ इस तरह से बना सकते हैं, वस्तु की मात्रा। ठीक है। अब MU क्या है, मार्जिन, अभी हमने देखा चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q, या इसको दूसरे तरह से हम लिख सकते हैं TU2 - TU1 अपन Q2 - Q1। ठीक है। एवरेज यूटिलिटी TU अपॉन उपभोग की गई वस्तुओं की संख्या, ये भी हमने देख लिया। अभी सपोज हमने देखा 5 इकाई पहले हम कंज्यूम कर रहे थे, उसकी टोटल यूटिलिटी 20 यूटिल्स के बराबर थी, और अब हमने 6ठी इकाई और कंज्यूम की
तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़कर कितनी हो गई, 30 यूटिल्स हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 30 माइनस 20, 6 माइनस 5, 10/1 इक्वल टू 10। ठीक है, एवरेज यूटिलिटी कितनी हो गई, हमारी टोटल इकाइयाँ कितनी थी, 20 थी, और पहले हम 5 कंज्यूम कर रहे थे, तो पहले कितनी थी, 4, अब हम 6 कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलिटी कितनी है, 30 है, तो कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, एवरेज यूटिलिटी बढ़ गई। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, अभी हमने देखा, तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, MU इज ग्रेटर देन 0। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है, MU इज इक्वल टू 0। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, MU इज लेस देन 0। ठीक है, अब इसको डाल, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, या दूसरी तरह से आप देख सकते हो, जब सीमांत उपयोगिता घट रही है लेकिन 0 से अधिक है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, इट इज़ पॉजिटिव, 0 से अभाव है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो सीमांत उपयोगिता 0 है। जब कुल उपयोगिता गिरने लगती है तो सीमांत उपयोगिता नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0। ठीक है, ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसको पढ़िएगा, नहीं समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज जब आप कॉलेज आओ तब हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।